प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला किया। पहले शीश महल और जकूजी की चर्चा की तो गांधी परिवार को भी नहीं छोड़ा। कहा कि परिवारवाद का ऐसा उदाहरण कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में वोटिंग से 14 घंटे पहले केजरीवाल पर निशाना साधा। लेकिन कुछ दल हैं जो लगातार युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं। ये दल चुनाव के दरमियान ये भत्ता देंगे, वो भत्ता देंगे, वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। ये दल युवाओं के भविष्य पर आपदा बनकर गिरे हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी परिवार पर भी बड़ा हमला किया। परिवारवाद को लेकर कांग्रेस को घेरा। यह भी कहा कि आज कुछ लोगों के लिए जाति की बात करना फैशन हो गया है और संविधान का महात्म्य हम जानते हैं, संविधान की भावना को जीते हैं, इसलिए ऐसे मजबूत निर्णय भी हम करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा संविधान हमें भेदभाव करने का अधिकार नहीं देता है। राहुल ने अपने भाषण में विदेश नीति पर सवाल उठाए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू की विदेश नीति को कटघरे में खड़ा करते हुए राहुल पर ताना भी कसा। JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। 1.5 घंटे से ऊपर के अपने भाषण में प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धियां बताते रहे, लेकिन बीच बीच में विपक्ष पर चोट करने से नहीं चुके। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर करारा हमला किया। जवाब में विपक्षी दलों के सांसदों ने कहा, बेरोजगारी, महाकुंभ हादसा और विदेश नीति से जुड़े उनके बड़े सवालों का प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर करारा हमला किया। जवाब में विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा, प्रधानमंत्री ने उनके कई सवालों को नजरअंदाज कर दिया। मुझे लग रहा है कि वो कट चुके हैं जनता से और जनता की जो जरूरतें हैं उनसे। आराम ये लग रहा था उनके भाषण से। हम यही चाह रहे थे पूरा विपक्ष की 2 मिनट का मौन हो, जो कुंभ में श्रद्धालुओं की जान गई है, तो दैट वाज आवर ओनली एक्सपेक्टेशन और आज ये एक्सपेक्टेशन भी हमारी नहीं मानी गई है संसद। अपने जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने जवाहरलाल नेहरू और जॉन एफ कैनेडी के बीच 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान हुई डील का भी सवाल उठाया, लेकिन कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। ब्रूस रीडल जो अमेरिकन सरकार में काम कर रहा था, उसने लिखा है कि 1963 के युद्ध में उस वक्त हमारे जो चाइना के खिलाफ युद्ध हो रहा था कि अमेरिकन हमारी सीक्रेटली मदद करने के लिए तैयार थे और कुछ मदद भेज भी दिया था, लेकिन ये सब बड़ी नई बातें नहीं थी। शायद डिटेल्स में कुछ ज्यादा थे रीडल की किताब में, लेकिन ये सब हम जानते थे। वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट सोमवार को संसद में पेश नहीं हो सकी। लोकसभा की कार्यसूची में इस रिपोर्ट को पेश किए जाने का जिक्र था, लेकिन बाद में इसे टालने का फैसला किया गया। ये अभी साफ नहीं है कि ये रिपोर्ट आखिर कब तक पेश की जाएगी। वक्फ संशोधन बिल की रिपोर्ट भले पेश नहीं हो पाई हो, लेकिन इस पर राजनीति जारी है। सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि पहले रिपोर्ट को 3 फरवरी को पेश करने का फैसला हुआ था, लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को देखते हुए इसे टालने का फैसला लिया गया।
रिपोर्ट पेश होने के बाद हंगामा होने का अंदेशा था और हंगामे के चलते न सिर्फ चर्चा में बाधा आती बल्कि प्रधानमंत्री का भाषण भी अवरुद्ध होता। और ये रिपोर्ट बेहतरी के लिए है और निश्चित तौर से अब इस वक्फ की प्रॉपर्टी का और वक्फ के जो अमेंडमेंट हो रहा है इससे वक्फ का फ़ायदा जो वक्फ करता है उसके इंटेंशन को मिलेगा, सरकार ये सुनिश्चित करेगी। 29 जनवरी को जेपीसी ने अपनी बैठक में अंतिम रिपोर्ट मंजूर किया और उसे 30 जनवरी को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दिया गया। रिपोर्ट में संसद में पेश हुए बिल की 14 धाराओं में कुल 25 बदलाव करने की सिफारिश की गई है। इसमें एक बड़ा बदलाव मौजूदा वक्फ संपत्तियों को लेकर है। ऐसी संपत्तियां जो विवादित या सरकारी नहीं हैं, वो पहले की तरह ही वक्फ की संपत्ति बनी रहेंगी। कई अमेंडमेंट जो सरकार पेश की और फिर इस जेडब्ल्यूसी में उसको बीजेपी के और उनके अलाइज ने पास किया, उससे वक्फ बोर्ड खत्म होकर रह जाएगा। ऑन पैरिटी जब हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स में नॉन हिंदू नहीं बन सकता तो नॉन मुस्लिम कैसे बनेगा यहाँ पर? हालांकि स्पीकर को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद कल्याण बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी और नासिर हुसैन जैसे सदस्यों ने आरोप लगाया कि उनके द्वारा दिए गए आपत्ति पत्र यानी नोट ऑफ डिसेंट में से कई हिस्से अंतिम रिपोर्ट में से हटा दिए गए। रिपोर्ट कब तक पेश की जाएगी इस पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 13 फरवरी को समाप्त हो रहे बजट सत्र के पहले चरण में ही इसे पेश कर दिया जाएगा। महाकुंभ हुई भगदड़ पर विपक्ष और योगी सरकार में तलवारें खींच गई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को संसद में उठाया। अखिलेश ने कहा महाकुंभ में मरने वालों की संख्या छिपाई जा रही है। जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ भी खड़गे और अखिलेश पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सनातन धर्म को बदनाम करने की सुपारी ले रखी है। महाकुंभ के भगदड़ में हुई मौत का मामला अब संसद से सड़क तक पहुंच गया है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर भगदड़ में हुई मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया। कहा लाशें फेंक दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में इसी मुद्दे को उठाया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी करारा जवाब आया। उन्होंने कहा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सनातन धर्म को नीचा दिखाने की होड़ मची है। वे बोले विपक्ष तो पहले दिन से ही चाहता था महाकुंभ में कोई हादसा हो जाए। सीसीटीवी, ड्रोन, लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। देश की संसद में कांग्रेस अध्यक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से अखिलेश यादव का वक्तव्य न केवल इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर कराता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। महाकुंभ में हुई भगदड़ हादसा था या फिर साजिश? यूपी एसटीएफ इस पहलू की जांच कर रही है। मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को प्रयागराज में 30 लोगों की जान चली गई। उसके बाद से ही बीजेपी और विपक्ष में विवाद जारी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का दिल्ली में प्रयोग करेंगे। उधर सी विजिल पर 7,500 से ज्यादा चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें आई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर फ्लैग मार्च किया। दिल्ली में बुधवार को मतदान के लिए 13,000 बूथ बनाए गए हैं। 2020 के मुकाबले इस चुनाव में 88 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ और 40 करोड़ की नकदी पकड़ी गई। पूरे दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है ताकि पारदर्शी तरीके से मतदान हो। देखिए, पूरी व्यापक तैयारियां की गई हैं कि 5 तारीख का जो मतदान है और 8 तारीख की जो गणना है, ये दोनों अच्छी तरह से और शांतिपूर्वक समाप्त हों।
इसमें हमें 220 कंपनी जो है वो आउटसाइड फोर्स मिली है। कुल मिला के जो दिल्ली पुलिस है वो प्रतिबद्ध है कि किसी भी तरह से जो चुनाव है, चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक फ्री, फेयर और पीसफुल है। 2015 में दिल्ली में 68% मतदान हुआ था, जो 2020 में घटकर 63% हो गया था। देखना यह है कि क्या इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ता है या नहीं। दिल्ली में 8 तारीख को मतगणना होगी। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने मंत्री धनंजय मुंडे पर बतौर कृषि मंत्री करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। मुंडे ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि केवल सनसनी फैलाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि इनमें कोई तथ्य नहीं है। धनंजय मुंडे की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने आरोप लगाया है कि जब वो कृषि मंत्री थे तो यूरिया और डीएपी खाद की खरीद में घोटाला किया था। आरोप है कि सरकार की खरीद और खुले बाजार की कीमत का फर्क देखा जाए तो कुल 88 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। जुलाई 23 से लेकर नवंबर 24 तक वो कृषि मंत्री थे। इस दौरान उन्होंने सारे के सारे जो हम कहते हैं रूल्स, रेगुलेशंस, सबको ठुकराकर उन्हीं के लोगों के थ्रू एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। दमानिया के आरोपों के मुताबिक बाजार में नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर वाली 92 रुपए की बोतल 220 रुपए में खरीदी गई। नैनो डीएपी की खरीद में भी यही देखने को मिला। बाजार में इसकी कीमत 261 रुपए थी, लेकिन कृषि विभाग ने 590 रुपए में खरीदा। बीड़ सरपंच हत्या मामले के बाद से ही धनंजय मुंडे निशाने पर हैं, लेकिन अंजलि दमानिया के ताजा आरोपों को मुंडे ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये सारे आरोप निराधार हैं और ये महज सनसनी फैलाने के लिए लगाए गए हैं। आज जो उनके आरोप है वो पूरी तरह से झूठे हैं और मैं मानता हूं कि खुद अंजलि दमानिया भी खुद अपने आप कभी आत्मचिंतन करे कि जब से वो किसी को ऊपर आरोप लगाती है तब से लेके आज तक उन्होंने किया हुआ एक भी आरोप साबित होता है क्या? इन ताजा आरोपों पर सीएम फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का क्या रुख रहेगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। एशिया की सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी ने आज अपना 74,427 करोड़ का बजट पेश किया। ये है एशिया की सबसे बड़ी और सबसे अमीर नगर निगम बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी। साल 2025-26 के लिए 74,427 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जो पिछले साल के 65,180 करोड़ रुपए के मुकाबले 14.19% ज्यादा है। जो शहर में है और जो शहरी सुविधाओं का लाभ ले रहा है, उनका ये कर्तव्य बनता है कि उन्होंने कुछ न कुछ तो टैक्स देना पड़ेगा ना। ये टैक्स वो मुंबई महापालिका को दे रहे हैं, बट मुंबई महापालिका इन टर्न इज पेंडिंग फॉर द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली। एज पर दैट असेसमेंट, इट इज नेसेसरी दैट वेदर इट्स अ स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट और बिग एस्टैब्लिशमेंट, दे विल हैव टू कंट्रीब्यूट इनटू टैक्स। 2025 इस बार बीएमसी बजट का मुख्य फोकस स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी ढांचे, जल और सीवेज सिस्टम, स्वास्थ्य सुविधाएं, वेस्ट मैनेजमेंट और बाढ़ नियंत्रण पर रहा। बीएमसी ने 12 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर स्कूलों में नए एमडीएफ डेस्क और बेंच लगाने का फैसला किया है। बीएमसी स्कूलों में गेमिफाइड लर्निंग का विस्तार कर छात्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। वहीं बेस्ट को 1000 करोड़ का अनुदान, जिससे बस सेवाओं में सुधार होगा। दहिसर चेक नाका पर नया ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल हब विकसित किया जाएगा। मुंबई की 50,000 स्लम बस्तियों में वाणिज्यिक गतिविधियों पर संपत्ति कर भी लगाया जाएगा। पर्यावरण विभाग को 113 करोड़ रुपए का बजट दिया जा रहा है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में बाघ स्मारक बनाने की भी योजना की जा रही है। कर्नाटका में साहूकार और छोटे मोटे कर्ज देने वाले इन दिनों काफी परेशान हैं, क्योंकि सरकार के ऑर्डिनेंस के प्रावधानों के मुताबिक बगैर लाइसेंस के दिए गए कर्ज और इसके ब्याज को लौटाना अब जरूरी नहीं होगा। कैबिनेट के फैसले के बाद कर्नाटका माइक्रो फाइनेंस प्रिवेंशन ऑफ कोर्सिव एक्शंस ऑर्डिनेंस को अमली जामा पहनाने की कवायद आखिरी दौर में है। इसमें दो बातें बिल्कुल साफ हैं। बिना लाइसेंस के माइक्रो फाइनेंसिंग अवैध है। बिना लाइसेंस कर्ज देने वाले उसे वापस पाने के हकदार नहीं होंगे।
ऐसा कर्ज पूरी तरह चुकाया हुआ माना जाएगा, ऐसे लोग न तो पुलिस के पास जा सकेंगे न ही अदालत। There are incidents which are disturbing all of us. पिछले कुछ दिनों में विचलित करने वाली ऐसी घटनाएं सामने आई। कर्ज रिकवरी के लिए अमानवीय बर्ताव को रोकने के लिए सरकार ने कड़क कदम उठाने का फैसला किया। Government is making its effort. गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हाल में कर्नाटका में 14 कर्जदारों की मौत हुई। उन्होंने साहूकारों के टॉर्चर की वजह से आत्महत्या कर ली। महिलाएं अपना मंगलसूत्र गृह मंत्री को भेजने लगी सुहाग की रक्षा के नाम पर। ऐसे में सरकार दबाव में आई और अब ऑर्डिनेंस ला रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में दलितों पर अत्याचार का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जब गांव के एक जमींदार के बेटे ने अपनी दबंगाई दिखाते हुए एक दलित व्यक्ति एवं उसकी 2 बेटियों की बेरहमी से पिटाई कर दी। हाथ में डंडा लिए यह शख्स गांव के जमींदार का बेटा है। इसके डंडे बरस रहे हैं गांव की 2 मजबूर बेटियों पे और साथ ही उनके पिता पे भी। मामला फकत इतना है, इन बच्चियों ने इसके घर के जूठे बर्तन धोने से इनकार कर दिया और नतीजतन न केवल इन दोनों बच्चियों को बेरहम से पिटाई की गई बल्कि इनके पिता की भी। ये हुआ था कि कुछ दिन पहले बोला था अपने घर में काम करने के लिए, काम करने से इनकार किए ना, तो उसके बाद धमकी उनकी देने लगा। कल गए थे घास काटने 3 बजे के करीब शाम में, तो आया फिर उधर से, उसके बाद इतना मोटा फट्ठा लेके आया, फिर 2-3 बार पटक दिया हमको, उसके बाद फिर मारा फट्ठा उट्ठा से। दोनों बहन को तोड़ी के खेत में ले जा रहा था खींच के, जबरदस्ती करने के लिए। मामला यही नहीं रुका। पिटाई के बाद इन बच्चियों को घसीट कर खेत में ले जाने की कोशिश की गई और उस क्रम में उनके कपड़े तक फट गए। मारपीट का पूरा घटनाक्रम किसी ने वीडियो में कैद कर लिया और उसे सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। आरोप है कि पीड़िता ने FIR दर्ज कराई, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घटना बिहार के मुजफ्फरपुर के पटसारा गांव की है। थाना पर आवेदन बोला मेरे इधर आएगी ना तो हम ये करेंगे वो करेंगे, घर में घुस के। थाना पर आवेदन दिए? गए थे लेके, बोला अच्छा से लिख के लाने के लिए। तो आज देना है आवेदन? जी देना। क्या चाहते हो? केस करना चाहते हैं। केस करना चाहते हैं। मारपीट इतनी बेरहमी से की गई कि पीड़िता के पिता का हाथ भी टूट गया और जब इन्होंने ये काम करने से मना कर दिया तो आरोपी ने पहले गंदी गंदी गाली दी और फिर डंडे से पीटने लगा। इस मामले में पुलिस का रवैया अभी तक काफी हैरान करने वाला है। महाकुंभ में आज पड़ोसी देश भूटान के राजा ने आस्था की डुबकी लगाई। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचू ने संगम में पावन डुबकी लगाने के साथ साथ अक्षय वट और लेटे वाले हनुमान मंदिर में भी दर्शन किया। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के तट पर आस्था की डुबकी लगाते ये हैं भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचू। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। महाकुंभ पहुंचे भूटान नरेश ने संगम तट पर साइबेरियाई पक्षियों को दाना भी खिलाया। इसके अलावा सीएम योगी ने भूटान नरेश को डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर ले जाकर डिजिटल कुंभ की भी अनुभूति कराई। भूटान नरेश का यह दौरा भारत और भूटान के संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़ बनाने में निश्चित तौर पर मददगार साबित होगा। भारत का भूटान के साथ सांस्कृतिक और सामरिक संबंध बेहद पुराना और महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में चल रहे नेशनल गेम में ताइक्वांडो खेल में मेडल बेचने और मैच फिक्सिंग का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की गेम टेक्निकल कंडक्ट कमेटी ने ताइक्वांडो के DOC को हटा दिया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ये चिट्ठी बता रही है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में कैसे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल 1 लाख से 3 लाख के बीच बेचे जा रहे थे। इसके बाद ताइक्वांडो के डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन प्रवीण कुमार को हटाकर दिनेश कुमार को DOC बना दिया गया। ताइक्वांडो में गेम फिक्सिंग और मेडल की खरीद फरोख्त का मामला सामने आने के बाद मैच रेफरी से लेकर कई अधिकारियों को हटाया गया है। Allegation which came, the GTCC ने एक्शन लिया है, उसको 50% of the referees have removed. वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ओलंपिक एसोसिएशन का मामला है, वे स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए।
वो देखिए ओलंपिक जो एसोसिएशन है वो उनका अपना मामला है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, अपने स्तर पर उनको कार्रवाई जो भी करनी हो करें। सर गैरसैंण